मैल्कम की पत्नी एना क्रोए बोलती है कि मैल्कम सच में ही एक गिफ्टेड साइकोलॉजिस्ट है और वो अपने काम को अपनी बीवी से भी पहले प्रायोरिटाइज करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद जब वो दोनों बेडरूम पहुंचते हैं तब एना देखती है कि उनके रूम का फोन किसी ने तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, किसी ने विंडो की ग्लास को तोड़कर इस घर के अंदर प्रवेश भी किया है। तभी अचानक बाथरूम में किसी की शैडो दिखती है और मैल्कम बाथरूम की तरफ जाता है, जहां हम व्यूअर्स एक ग्रोन अप आदमी को अपनी पैंट शर्ट को खोल के खड़ा देखते हैं। मैल्कम उससे पूछता है कि आखिर क्यों वो इंसान बिना बोले इस घर के अंदर घुसा है, और इसके जवाब में वो आदमी चिल्लाते हुए मैल्कम से पूछता है कि क्या उसे अपने ही पेशेंट्स याद नहीं रहते हैं। ऐसा बोलते हुए वो अपनी केस स्टोरी बताने लगता है और मैल्कम गेस करने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है। इस सीन में हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि मैल्कम का पेशेंट अभी भी पागल है और वो अपने इस हालत के लिए मैल्कम को ही जिम्मेदार मानता है। मैल्कम उसका नाम गेस कर लेता है एंड हिज नेम वाज विंसेंट ग्रे, और मैल्कम उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक विंसेंट मैल्कम को यू फेल्ड मी बोल के एक पिस्टल से गोली मार देता है। इसके ठीक बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है और हम व्यूअर्स मैल्कम को लेटे हुए देखते हैं। तो नेक्स्ट सीन प्रेजेंट डे की है, जहां मैल्कम अपना केस स्टडी कर रहा है। वो विंसेंट का केस हिस्ट्री को पढ़ रहा था जब एक छोटा बच्चा सामने वाले घर से बाहर निकलता है। मैल्कम अपनी दूसरी केस को खोलता है जो उस बच्चे के बारे में थी, और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उस 9 साल के बच्चे का नाम कोल है, जिसे एक्यूट एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक्यूट एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इंसान इतना चिंतित और डर जाता है कि वो अपनी कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। मैल्कम को हम उस कोल नाम के बच्चे पे ध्यान देते हुए देखते हैं और कोल जल्दी जल्दी में वहां से भागने लगता है। मैल्कम भी उसके पीछे जाता है और फाइनली वो दोनों एक चर्च में मिलते हैं, जहां मैल्कम खुद को कोल के सामने इंट्रोड्यूस करता है। मैल्कम बोलता है कि उसकी अपॉइंटमेंट कोल के साथ थी और वो फ्रेंडली बनने के लिए कोल से उसके बारे में पूछने लगता है। बातचीत के दौरान मैल्कम नोटिस करता है कि कोल के हाथ में कुछ मार्क्स थे। मैल्कम कोल से पूछता है कि कोल अपने खिलौनों को क्या बोल रहा था, जिसके जवाब में कोल लैटिन में कुछ बोलता है और वो शब्द कुछ इस प्रकार थे, डी प्रोफोंडिस कल्मावी एट द डोमेन। कोल मैल्कम से पूछता है कि क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है, और मैल्कम बोलता है कि ही यूज्ड टू बी अ गुड डॉक्टर और उसे एक बार मेयर से अवार्ड भी मिली थी। इसके बाद कोल वहां से जाने लगता है और वो मैल्कम से पूछता है कि क्या वो दोनों फिर मिलेंगे। मैल्कम बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद हो तो इसके बाद मैल्कम रात को घर लेट आता है और उसकी बीवी ऑलरेडी सो चुकी थी। मैल्कम अपने बेसमेंट जाके कोल के द्वारा बोली गई लैटिन सेंटेंस की मीनिंग सर्च करने लगता है एंड इट ट्रांसलेट्स टू आउट ऑफ द डेप्थ्स आई क्राई टू यू ओ लॉर्ड। तो नेक्स्ट डे हम कोल के घर की सीन देखते हैं, जहां कोल की मां लिन उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। लिन कोल को ब्रेकफास्ट देके कुछ दूसरे घरेलू काम करने लगती है, लेकिन जब वो वापस किचन में लौटती है तो किचन का हर एक ड्रॉर और शेल्फ्स खुला था। लिन कोल से पूछती है कि क्या वो कुछ ढूंढ रहा था, और जवाब में कोल बोलता है पॉप टार्ट। लिन एकदम से चुप होती है और हम व्यूअर्स कोल के टेबल के पास एक हाथ का निशान देखते हैं जो अपने आप ही मिट भी जाता है। तो इसके बाद कोल स्कूल जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसका एक भी फ्रेंड नहीं था। नॉट ओनली दैट, कोल स्कूल के अंदर जाने से भी हिचक रहा था। स्कूल से लौटने के बाद कोल घर आता है और उसे मैल्कम और अपनी मां लिन 2 चेयर्स पे आमने सामने बैठे दिखते हैं। लिन कोल से कुछ बातें करती है और फिर वो पैनकेक्स बनाने चली जाती है। इसके बाद कमरे में सिर्फ मैल्कम और कोल थे और मैल्कम कोल को सामने वाली कुर्सी पे बैठने बोलता है, लेकिन कोल वहां बैठने से मना करता है। इस पे मैल्कम एक छोटा सा गेम खेलता है जिसमें अगर वो कोल की जिंदगी से जुड़ी कुछ बात को सही गेस किया तो कोल एक स्टेप चेयर की तरफ लाएगा, और अगर गलत किया तो कोल चेयर से दूर डोरवे की तरफ जाएगा। अगर कोल डोरवे तक पहुंच गया तो ही इज फ्री टू गो, लेकिन अगर वो चेयर के पास आया तो ही हैज टू सिट फॉर द सेशन। कोल इस गेम को खेलने के लिए मान जाता है। गेसिंग गेम शुरू होती है और हम देखते हैं कि मैल्कम स्टार्ट की सारी बातें सही गेस कर देता है, जैसे कोल के पास एक सीक्रेट है जो वो मैल्कम को बताना नहीं चाहता, कोल के मॉम को डॉक्टर्स मदद नहीं कर पाए थे आफ्टर देयर डिवोर्स इत्यादि। लेकिन जब कोल ऑलमोस्ट चेयर के पास था तो मैल्कम के प्रेडिक्शंस गलत होने शुरू हो जाते हैं। इसी गेम के दौरान हमें पता चलता है कि कोल ने एक बार अपनी स्कूल के ड्राइंग क्लास में किसी स्क्रू ड्राइवर से घायल हुए इंसान की तस्वीर बनाई थी, जिसे देखकर स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। गेम आगे बढ़ती है और मैल्कम इस गेम को हार जाता है, जिसके परिणाम अनुसार कोल वहां से बाहर निकल जाता है। तो अगली सीन में हम व्यूअर्स एक रेस्टोरेंट देखते हैं जहां मैल्कम की बीवी अकेले बैठी हुई थी। मैल्कम इस रेस्टोरेंट में आता है और वो माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे टाइम ट्रैक करने में दिक्कत हो रही है और उसका आज का सेशन भी अच्छा नहीं गया। मैल्कम कोल के बारे में बात करते हुए बोलता है कि कोल के हैंड पे स्क्रैचेस हैं और शायद वो अब्यूज का शिकार भी हो सकता है। मैल्कम की बीवी एना बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट का बिल पे करती है और वो मैल्कम से बिना नजर मिलाए हैप्पी एनिवर्सरी बोल के वहां से निकल जाती है। तो अगले दिन हम कोल और मैल्कम को साथ में वॉक करते देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मैल्कम कुछ बातें अपनी मॉम को नहीं बताता है क्योंकि उन बातों को सुनकर शायद लोग उसे फ्रीक बुलाएंगे। मैल्कम उसे समझाता है कि कोल को दूसरे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मीनवाइल हम व्यूअर्स कोल के मॉम की सीन देखते हैं, जहां उन्हें कोल के हर एक फोटो में एक व्हाइट फ्लैश मार्क जैसा दिखता है। दूसरी तरफ हम मैल्कम को कोल से बातें करते देखते हैं, जहां मैल्कम फ्री एसोसिएशन राइटिंग की बात करता है। अब दोस्तों, फ्री एसोसिएशन राइटिंग एक साइको एनालिसिस का प्रोसेस है जिसमें लोग एक पेपर पे बिना सोचे और बिना रुके कुछ भी लिखते जाते हैं और इससे उन्हें उनके दिमाग में चल रही चीजों के बारे में पता चलता है। कोल ने फ्री एसोसिएशन राइटिंग ट्राई किया था और उसने सिर्फ बैड वर्ड्स ही लिखे थे।
वाइल रिटर्निंग मैल्कम कोल से पूछता है कि उसे इस सेशन से क्या चाहिए, तो कोल बोलता है कि वो कभी भी डरना नहीं चाहता है। तो उस रात मैल्कम घर के बेसमेंट में अपना काम कर रहा होता है जब उसके घर में कोई आता है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि मैल्कम की पत्नी एना किसी आदमी से बातें कर रही थी और वो आदमी एना को चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर मैल्कम को जेलस फील होता है बिकॉज ही थॉट कि वो शायद अपनी बीवी से ज्यादा क्लोज नहीं रहा है और दूसरे लोग उसकी बीवी से मिलने लगे हैं। एनीवेज अगले दिन हम व्यूअर्स कोल को स्कूल में देखते हैं जहाँ स्कूल टीचर बच्चों से स्कूल की हिस्ट्री पूछते हैं। कोल आंसर्स कि यहाँ लोगों को हैंग यानी फांसी चढ़ाया जाता था। इस बात को सुनकर टीचर वो शॉक्ड और वो कोल को समझाते हैं कि यह जगह एक कोर्ट हाउस हुआ करती थी, लेकिन कोल अगेन आर्ग्यू करता है कि लॉयर्स ही लोगों को हैंग किया करते थे। इन बातों को सुनकर सभी बच्चे एकदम सहम से गए थे और टीचर कोल के इन आर्ग्यूमेंट्स को गलत करार देता है। तभी अचानक कोल उस टीचर पर चिल्लाते हुए उन्हें अपनी तरफ देखने से मना करता है। इतना ही नहीं, कोल इस टीचर को स्टटरिंग स्टैनली बुलाने लगता है और वो टीचर की पुरानी बातों को एकदम सही प्रेडिक्ट करता है। वो टीचर एक्चुअल में स्टैमर करने लगता है और कोल अपनी आंखें बंद करके एक लगातार स्टटरिंग स्टैनली चिल्लाता है। टीचर पूरी तरह से परेशान होकर कोल पे चिल्लाते हैं और वो उसे फ्रीक बुलाते हैं। दूसरी तरफ हम मैल्कम और उसकी बीवी को देखते हैं जहां मैल्कम डिस्कवर करता है कि उसकी बीवी डिप्रेशन में है क्योंकि अब वो एंटी डिप्रेशन ले रही थी। तो अगली सीन में हम कोल को एक पार्टी में देखते हैं जहां वो काइंड ऑफ अकेला सा था। वो एक छोटी सी जगह की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसी तरफ जाने लगता है। कोल को कोई उस छोटी सी स्पेस से बुलाने लगता है सेइंग ओपन दिस डोर एंड इफ इट डजंट तो वो आके इसको ग्रैब कर देगा। कोल डर के उसी ओर देखता रहता है कि तभी वहां दो बच्चे आकर मजाक में कोल को उसी छोटे स्पेस में लॉक कर देते हैं। कोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो मदद की गुहार लगाने लगता है। थोड़ी ही देर में कोल की मॉम उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और वो दौड़ के इस छोटे स्पेस के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। डोर ओपन ही नहीं हो रहा था और कोल घबरा कर चिल्लाते हुए रोने लगता है, लेकिन तभी अचानक ये डोर अपने आप ही ओपन होती है और कोल इस छोटी सी जगह में बेहोश पड़ा था। कोल की मॉम फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर्स का कहना था कि कोल एकदम ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने एक बात नोटिस करी थी कि कोल के शरीर पे कुछ चोट के निशान थे जिससे उन्हें लगता है कि शायद कोल की माँ ही उसे अब्यूज करती है। दूसरी तरफ हम कोल को पूरी तरह से स्केर्ड और शॉक्ड स्टेट में देखते हैं और मैल्कम कोल से बातें करने की कोशिश करता है। मैल्कम खुद भी अपनी पर्सनल लाइफ से उदास था और वो कोल को बताता है कि उसे बच्चों की हेल्प करना बहुत पसंद था, लेकिन एक केस में वो विंसेंट ग्रे नामक बच्चे की हेल्प नहीं कर पाया। इस बात को सोच के मैल्कम को बुरा लगता है और उस दिन के बाद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैल्कम की वाइफ भी उसको अब पसंद नहीं करती है क्योंकि शायद अब वो एक अलग ही पर्सनैलिटी में तब्दील हो गया है। मैल्कम ये भी बोलता है कि अगर वो कोल की मदद करेगा तो उसे ऐसी फीलिंग आएगी कि उसने विंसेंट की मदद करी है क्योंकि कोल उसको विंसेंट की याद दिलाता था। अब दोस्तों कोल मैल्कम की स्टोरी को सुन के अपनी सीक्रेट शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। कोल बोलता है कि उसे मरे हुए इंसान दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोल का कहना था कि वो रेगुलर लोगों की तरह मरे हुए इंसानों को भी देख सकता है और कई बार तो ये मरे हुए लोग ये तक नहीं जानते कि दे आर ऑलरेडी डेड। कोल ये तक बोलता है कि मरे हुए लोग वही देख पाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इन बातों को सुनकर मैल्कम नॉर्मल रिएक्ट करता है क्योंकि वो बुरी तरह से रिएक्ट करके कोल का ट्रस्ट लूज नहीं करना चाहता था। कोल मैल्कम को प्रॉमिस करवाता है कि वो कभी भी उसकी सीक्रेट किसी और को नहीं बोलेगा और मैल्कम को ऐसा लगता है कि शायद कोल किसी बीमारी के चपेट में है। दोस्तों यहाँ एक सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोल के शरीर पे कुछ कट मार्क्स थे और उसका स्वेटर भी फटा हुआ था। कोल की मॉम को ऐसा लगता है कि शायद कोल के क्लासमेट्स ने उसके साथ ऐसा किया है और वो उसके क्लासमेट्स को फोन करके डरा धमका के फाइनल वार्निंग देती है। तो अगली सीन देर रात की थी जब कोल वॉशरूम में जाता है और तभी उस रूम का टेम्परेचर अपने आप ही एकदम कम हो जाता है। कोल किचन की तरफ जाता है जहां वो एक अनजान औरत को देखता है जिसके मुंह में ब्रूजेस और हाथ पे कट मार्क्स थे। वो औरत चिल्लाते हुए बोलती है कि यू कैन नॉट हर्ट मी एनीमोर, नेडी यू आर अ टेरिबल हस्बैंड। कोल डर के जल्दी से अपने डू नॉट एंटर वाले टेंट में जाकर बैठ जाता है और इस छोटे से टेंट के अंदर गॉड के ढेर सारे स्टैच्यूज थे। तो नेक्स्ट डे हम कोल को मैल्कम के साथ अपने स्कूल में देखते हैं जहां वो थोड़ा खुश दिख रहा था, लेकिन अचानक कोल कुछ देखता है और वो एकदम से शांत हो जाता है। इस बार हम व्यूअर्स भी वो देख पाते हैं जो कोल देख पा रहा था और ये थी 3 लोगों की लटकती हुई लाशें। अब ऑब्वियसली मैल्कम इस दृश्य को नहीं देख पा रहा था और कोल उसे एकदम शांत रहने बोलता है। कोल का कहना था कि जब डेड पीपल गुस्सा होते हैं तो आसपास की जगहें ठंडी हो जाती है। कई बार हम लोगों को गर्दन पे कुछ सिहरन महसूस होती है या फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब तभी होता है जब हमारे आसपास कोई भूत होता है। कोल इन भूतों को न देखने की इच्छा रखता था और मैल्कम बोलता है कि वो इसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए काम कर रहा है। आगे की कुछ सीन्स में कोल वापस एक डेड बच्चे को देखता है जिसका सर फटा हुआ था। दूसरी तरफ मैल्कम की बीवी एना घर के कुछ सामान बेच रही होती है और वो किसी अनजान इंसान के साथ काफी क्लोज हो गई थी। ये बात मैल्कम को पसंद नहीं आती है और वो पत्थर फेंक कर घर का एक कांच तोड़ देता है। मैल्कम अपनी प्रॉब्लम कोल को बताता है
है और उसका कहना था कि वो वापस अपनी बीवी से बातें करना चाहता है। उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है और अब वो शायद कोल का ध्यान नहीं रख सकता है। इस बात से कोल काफी उदास होता है और वो मैल्कम से पूछता है कि क्या उसे कोल की सीक्रेट पे भरोसा है। इस पे मैल्कम चुप रह जाता है और कोल मैल्कम को समझाता है कि इफ ही वांट्स टू हेल्प हिम तो उसे कोल की बातों का भरोसा करना होगा। मैल्कम डिसाइड करता है कि वो कोल की मदद करता रहेगा और वो एक पुरानी केस हिस्ट्री की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जो कि पहले सीन वाले पेशेंट विंसेंट का था। विंसेंट भी कोल की तरह बातें करता था और उसके सिम्टम्स भी सेम थे। इन रिकॉर्डिंग्स को सुनते वक्त मैल्कम को एक फेंट वॉइस सुनाई देती है और वॉल्यूम बढ़ाने पे मैल्कम किसी स्पेनिश इंसान की आवाज सुनता है जो बोल रहा था यो नो क्विरो मोरी विच मीन्स आई डोंट वांट टू डाई। मैल्कम शॉक्ड होता है और वो फौरन ही कोल से मिलने चर्च जाता है। वो कोल से पूछता है कि जिन घोस्ट को कोल देखता है उन्हें कोल से क्या चाहिए और क्या वो कोल से बात करने की कोशिश करते हैं। कोल बोलता है कि भूतों को हमेशा हेल्प चाहिए होती है और मैल्कम कोल को बोलता है कि उसे भूतों की बात सुनकर उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो उस रात जब कोल अपने टेंट में बैठा होता है तो वहां आसपास की टेम्परेचर एकदम कोल्ड हो जाती है। फिर अचानक हम व्यूअर्स कोल के टेंट में एक लड़की को देखते हैं जो कि काइंड ऑफ वॉमिट कर रही थी। पहले तो कोल डर के भाग जाता है बट देन ही डिसाइड्स कि वो इस घोस्ट से बातें करेगा। यहाँ पे सीन चेंज होती है और नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स कोल और मैल्कम को बस में बैठे देखते हैं जो कि पिछली रात वाली लड़की के फ्यूनरल पे जा रहे थे। ये दोनों घोस्ट लड़की के कमरे में जाते हैं जहां वो लड़की बेड के नीचे से निकलकर कोल को एक बॉक्स देती है। इस घोस्ट लड़की का नाम कायड़ा था और कोल कायड़ा की बॉक्स उसके डैड तक पहुंचाता है। उस बॉक्स के अंदर एक वीडियो टेप थी और कायड़ा के डैड उस टेप को प्ले करते हैं। द कंटेंट ऑफ द टेप वाज शॉकिंग क्योंकि हम व्यूअर्स देखते हैं कि कायड़ा की मॉम उसके खाने में जहर मिलाती थी जिससे कायड़ा बीमार होकर चल बसी। वो अब ये सेम काम कायड़ा की छोटी बहन के साथ भी स्टार्ट कर चुकी थी ताकि वो उसे भी बीमार करके मार डाले। कायड़ा के डैड इस वीडियो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और हर्ट होते हैं जिसके परिणाम अनुसार वो अपनी बीवी को सबके सामने कन्फ्रंट करते हैं। अब दोस्तों फिल्म में ये बताया नहीं गया है कि कायड़ा की मां मिसेस कॉलिंस अपने बच्चों को क्यों मारना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इसकी एक थ्योरी है जो कि मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट सीन में हम कोल को स्कूल में देखते हैं जहां वो भूतों से बातें कर रहा होता है और अब कोल को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अब वो पहले से बहुत ही ज्यादा खुश था और वो स्कूल के प्लेज वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मैल्कम भी काफी खुश था कि कोल अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है और कोल मैल्कम को आइडिया देता है कि वो अपनी बीवी से बात कर सकता है जब वो सो रही हो। मैल्कम को भी ये आइडिया अच्छी लगती है और वो कोल से कल मिलने की प्रॉमिस करके वहां से चला जाता है। अब दोस्तों कोल को बस अपनी सीक्रेट अपनी मॉम के साथ शेयर करनी थी और हम उन दोनों को कार में ट्रैफिक में फंसा देखते हैं। ट्रैफिक की वजह यह थी कि सामने कुछ दूर पे एक एक्सीडेंट हुआ होता है और कोल अपनी मॉम से बोलता है कि इस एक्सीडेंट में एक लेडी मारी गई है। कोल की मॉम को अजीब लगता है क्योंकि कार में बैठे बैठे कोल इतनी दूर कैसे देख सकता है, लेकिन कोल का कहना था कि उस लेडी का भूत उनके कार के विंडो के सामने खड़ा है। कोल की मॉम बहुत डर जाती है और कोल बोलता है कि ही कैन सी घोस्ट्स। पहले तो वो काफ़ी डर जाता था और ये घोस्ट्स उसे चोट पहुंचाते थे क्योंकि उन्हें कोल की हेल्प चाहिए होती थी। इन बातों को सुनकर कोल की मॉम एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी होती है। कोल वापस बोलता है कि कैसे उसकी ग्रैंडमा भी उसे विजिट करती है और वो बम्बलबी का पेंडेंट चुरा लेती है क्योंकि उन्हें वो पेंडेंट बहुत पसंद है। कोल की मॉम को ये बातें फालतू लगती है लेकिन कोल कंटिन्यू करता है कि जब उसकी मम्मी और ग्रैंडमा का डांस रिसाइटल के पहले झगड़ा हुआ था तो कोल की मॉम सोची थी कि ग्रैंडमा उसकी डांस परफॉर्मेंस देखने नहीं आई है, लेकिन ग्रैंडमा वो परफॉर्मेंस देखने आई थी। इसके अलावा कोल ये भी बोलता है कि जो उसकी मम्मी ने अपनी मॉम के ग्रेव के पास जाकर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है एवरी डे। कोल की मम्मी एकदम शॉक में थी कि आखिर कोल ये सारी बातें कैसे जानता है और उनका ब्रेक डाउन होता है। वो कोल से पूछती है कि डू आई मेक हर प्राउड, और इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कोल की मॉम भी अब उसकी बातों में भरोसा रखती है और उनके बीच की बात सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब बचा था तो सिर्फ लास्ट पीस ऑफ पजल जो कि था मैल्कम और उसकी बीवी की रिलेशनशिप। मैल्कम अपने घर जाकर अपनी बीवी एना से बातें करने लगता है जो कि सोई हुई थी। नींद में एना बोलती है वाई मैल्कम वाई डिड यू लीव मी, और एना के हाथ से एक रिंग गिर जाती है। ये वेडिंग रिंग किसी और का नहीं बल्कि मैल्कम का ही था जो अपने हाथ को देख के शॉक में आ जाता है क्योंकि उसके हाथ में वो रिंग नहीं थी। मैल्कम और हम व्यूअर्स को भी स्लोली रियलाइज होता है कि मैल्कम कभी जिंदा ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैल्कम वही देखता था जो वो देखना चाहता था और कोल के बिना कोई भी उसको देख नहीं पा रहा था। अगर हम मूवी के हर एक सीन को वापस देखेंगे तो वी रियलाइज कि पूरी मूवी में मैल्कम सिर्फ कोल से ही बातें करता है और वो कभी भी किसी और से बातें नहीं कर रहा था। रादर ही वॉज जस्ट प्रेजेंट एट एवरी वेन्यू। हम व्यूअर्स को यहाँ कोल की एक बात याद दिलाई जाती है कि दे डोंट नो दे आर डेड, मतलब कि कई बार भूतों को पता नहीं होता है कि वो मर चुके हैं। मैल्कम को भी अब ये बात रियलाइज हो रही थी कि वो जिंदा है ही नहीं और हम व्यूअर्स मूवी की फर्स्ट सीन देखते हैं जहां मैल्कम को विंसेंट ने गोली मारा था। ये गोली मैल्कम के शरीर के आर पार हो गई थी और उसी दिन उसकी मौत भी हो गई थी। इन रियलाइजेशंस के कारण मैल्कम थोड़ा डिस्टर्ब होता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस रूम की टेम्परेचर काफी लो हो गई थी। मैल्कम की अधूरी ख्वाहिश ये थी कि वो किसी विंसेंट जैसे बच्चे की मदद करे एंड ही वॉज एबल टू हेल्प कोल। इसके अलावा वो अपनी वाइफ से बोलता है कि वो कभी सेकंड प्रायोरिटी नहीं थी और वो उसे बहुत प्यार करता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिक्स्थ सेंस मूवी की कहानी और ये एक बहुत ही अच्छी
मूवी है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि मूवी देखने के बाद आप इस फिल्म को रिवाइंड करके वापस देखोगे एंड यू विल डिस्कवर कि पूरी मूवी में मैल्कम कभी किसी से बातें नहीं कर रहा था। फिल्म की थ्योरीज की बात करें तो मेरा मानना है कि कोल को यह बात पहले से ही पता थी कि मैल्कम इज ऑल्सो ए घोस्ट, क्योंकि मूवी की एक सीन में कोल बोलता है कि यू आर वन ऑफ द नाइस वंस, अर्थात तुम अच्छे वाले में से हो। कोल को हर तरह के भूत दिखते थे, एक ऐसे जो उसे डराते थे और एक ऐसे जो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते थे, क्योंकि शायद उन भूतों को यह पता ही नहीं था कि वो लोग मर चुके हैं। अब दोस्तों चूंकि मैल्कम के गन शॉट का घाव पीछे में था और वो पूरी मूवी जैकेट पहना है, तो मे बी कोल को पता नहीं चला होगा कि मैल्कम वाज आल्सो ए घोस्ट। तो यहाँ दोनों थ्योरीज है, बट पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ फर्स्ट थ्योरी में, जिसमें कोल को पता था कि मैल्कम भी घोस्ट है, क्योंकि कोल एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा था और मूवी में कई ऐसे सीन्स है जिसमें हमें लगता है कि कोल सब जानता है। यहाँ में एक और बात दिखाई जाती है कि घोस्ट्स गॉड के प्लेस में भी आ सकते हैं, चाहे वो चर्च हो या कोल के घर में बना हुआ टेंट जिसके अंदर गॉड्स की तस्वीरें थी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मिसेस कॉलिंस जो अपने बच्चों को जहर देती थी, मेरा मानना है कि मिसेस कॉलिंस को एक बीमारी थी जिसे हम कहते हैं मंचोसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। इस बीमारी में किसी बच्चे की प्राइमरी केयरटेकर उस बच्चे को अब्यूज करने लगती है और एक्सट्रीम केसेस में वो बच्चे को मारने की भी कोशिश करती है। वो बच्चों को इस तरह से स्लोली पॉइजन करती है ताकि लोगों को लगे कि बच्चा हमेशा बीमार रहता है। अब आखिर मैं इतने दावे से कैसे कह सकता हूँ कि मिसेस कॉलिंस को यही बीमारी थी? दोस्तों इस बीमारी की सबसे बड़ी सिम्टम यह है कि बीमार इंसान हमेशा दूसरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है और उसे लोगों की सहानुभूति भी चाहिए होती है। एंड इफ यू सी, कायरा के फ्यूनरल पे मिसेस कॉलिंस ने ब्राइट रेड कपड़ा पहना है जबकि बाकी लोगों ने ब्लैक फॉर्मल्स पहन रखा है। अब ऑब्वियसली अगर कोई इंसान ब्लैक ड्रेसेस के बीच रेड कलर की ड्रेस पहनेगा तो सबसे ज्यादा ध्यान उनकी तरफ ही जाएगा और सभी लोग उन्हें कंसोल करने भी जाएंगे। इसके अलावा फिल्म में जब भी हम किसी रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इट सिग्निफाइज कि दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन टच्ड बाय द घोस्ट्स। और हाँ, मिसेस कॉलिंस अपनी दूसरी बेटी को भी पॉइजन करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि अगर उनकी दूसरी बेटी भी मर जाती तो लोग मिसेस कॉलिंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते और उनसे बहुत ज्यादा सहानुभूति जताते। एंड जो इस बीमारी के पेशेंट होते हैं उन्हें यही सब चाहिए होता है। इसके अलावा एक और सवाल यह आती है कि कोल को अपने घर में इतने सारे घोस्ट क्यों दिख रहे थे? तो इसका जवाब सिंपल है, ये घर 200 साल से भी पहले से थी और यहाँ कई फैमिलीज रह चुकी थी, तो ऑब्वियसली इस लैंड पे डेथ्स भी बहुत हुए होंगे और यहाँ ट्रेजेडीज भी बहुत हुई होंगी और उन्हीं डेथ्स और ट्रेजेडीज से बने हुए घोस्ट इस घर के आसपास होते हैं जो कोल को दिख जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ थ्योरीज और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के साथ साथ मेरी बताई हुई थ्योरीज भी काफी पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर आपके पास इस मूवी से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाइए और